हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 11 से है एंड द चैप्टर नेम इज़ हेल्थ एंड वेलनेस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले है हेल्थ सिनेरियो इन इंडिया। तो इंडिया में अगर बात करें हेल्थ की, तो जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत से हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च हुए और उससे क्या अचीव हुआ, उससे ये अचीव हुआ कि एक तो हुआ रिडक्शन इन बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा इंक्रीज़ हुआ लाइफ एक्सपेंडेंसी, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट। और इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब ये कि 1 साल के अंदर के बच्चों की जो डेथ हो जाया करती थी वो रिडक्शन यानी कि कम हुआ। इंक्रीज़ यानी बढ़ी लाइफ एक्सपेंडेंसी। और जो इंडिया जो स्पेंड करता है वो अपनी जीडीपी का 5% हेल्थ पे खर्च करता है। लेकिन होता इसमें क्या है कि ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है और जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर है उसको जो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं, मतलब वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं हेल्थ केयर पब्लिक सेक्टर को। और उसके अलावा ये है कि ये भी प्रोजेक्ट किया गया है कि बाय 2025 हर एक 5 इंडियन में से एक को डायबिटीज़ होगी। तो यानी ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो जो बहुत से इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं रिलेटेड टू द हेल्थ। अब इश्यूज़ क्या हैं? वो मेजर इश्यूज़ हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जैसे डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज़। ये सब डिजीज़ेस बढ़ रही हैं और जिससे कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जिस पे इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि पहले जो डेथ्स हुआ करती थी वो इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ से हुआ करती थी, यानी कि छुआछूत की जो बीमारियां हैं उनसे हुआ करती थी। लेकिन अब वो डेथ का जो रीजंस है वो अब वो शिफ्ट होकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हो गया है। मतलब अब इस तरह की डिजीज़ बढ़ने लगी हैं जो एक दूसरे से नहीं लगती लेकिन अपने आप में अपने बॉडी में कमियों की वजह से हो रही हैं, जैसे डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ या और इस तरह की डिजीज़ जो लगती नहीं हैं, वो अपने अंदर कमी की वजह से होती हैं। और पहले ये भी था कि ओल्डर जो पर्सन हुआ करते थे उनको होता था कि हाँ ये बीमारी है तो बीमारी बूढ़ों को होती है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी इस तरह की बीमारियां जैसे बीपी है और हार्ट की डिजीज़ है, ये अब यंगर एडल्ट्स में भी देखी जा सकती है। और न केवल ये कि जो अपर क्लास है, अपर इनकम फैमिलीज़ हैं, उनको ही इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, बल्कि जो छोटे लो ग्रुप इनकम ग्रुप्स हैं उनमें भी बीमारियां फैल रही हैं। तो अब ये है कि चैलेंजेस पोज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़। ये जो प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ यानी कि जो कॉमन डिजीज़ बढ़ रही हैं, अब क्या चैलेंजेस इन्होंने हमें दिए हैं? मतलब ये कि एक तो सबसे पहले कि जो लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, और क्योंकि उनकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उस पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा जो फाइनेंशियल प्रेशर पड़ जाता है फैमिली मेम्बर्स पे, गवर्नमेंट पे, कि वो प्रोवाइड करें हेल्थ सर्विसेज। अब है कि एक है क्वेश्चन कि कौन हेल्दी पर्सन होता है? ये तो हेल्दी पर्सन वही होता है जो फिज़िकली फिट होता है और जो बहुत खुश रहता है, जिसमें इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसकी जो इन्फेक्शन से मतलब इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा उसे और वो इजीली थकता भी नहीं है, तो वही एक हेल्दी पर्सन कहलाता है। व्हाट इज़ हेल्दी डाइट? अब हेल्दी डाइट क्या होती है? वही डाइट हेल्दी डाइट होती है जिसमें वैरायटी ऑफ फूड्स जो हैं, जिसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब वो एक कंप्लीट बैलेंस डाइट हो, वही हेल्दी डाइट होती है। अब आता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई। तो जो बीएमआई है वो क्या होता है कि जो हमारे जो शरीर में जो फैट होता है उसको मेजर किया जाता है किसकी बेसिस पे? हाइट के और वेट के बेसिस पे। तो जो बीएमआई है कॉमनली वो क्लासीफाई करता है अंडर वेट को, ओवर वेट को, ओबेसिटी को अडल्ट में। अगर बात करें उसको डिफाइन करने की या उसको कैलकुलेट करने की, तो बॉडी मास जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। तो जैसे एग्जांपल है कि अगर किसी अडल्ट का जो वेट है वो 70 kg है और उसकी हाइट 1.75 मीटर है, तो उसका जो बॉडी मास होगा वो 22.9 होगा। अच्छा, बॉडी मास जो है वो अगर जैसे किसी का बीएमआई जो है वो 18.5 आ गया है तो वो अंडर वेट है। किसी का बीएमआई अगर 18.5 से 24.9 है तो वो नॉर्मल वेट है, और किसी का 25 से 29.9 है तो वो ओवर वेट होता है।
तो बीएमआई जो होता है, अगर वो जिसका जितना बीएमआई बढ़ा हुआ आता है उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ के, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीज़ों के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं बीमारी होने के। तो अब है कि डूज़ एंड डोंट्स फॉर हेल्दी प्रोमोटिंग डाइट्स, यानी कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए अगर हमें अपनी डाइट में कि हम हेल्दी रह सकें। तो अगर डूज़ की बात करें तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़्यादा लेने चाहिए। दालें हैं और होल ग्रेन्स है, ये बढ़ावा इसको देना चाहिए। और ऊपर से बिल्कुल भी नमक जो है ये सब चीज़ें नहीं लेने चाहिए। हाँ, लेने चाहिए में ये है कि आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और अगर हम एक्सरसाइज मतलब हमने अगर बहुत ज़्यादा खा लिया है तो हमें फिर उसी हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। और डोंट्स में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा फैटी और ऑयली, घी, बटर इस तरह का फूड को अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा जो ये पैकेट फूड होते हैं, केचप्स हैं, वेफर्स हैं, सॉस, बिस्किट्स, इन सब को भी अवॉइड करना चाहिए। कभी भी ऊपर से नमक डालकर, चाहे वो कुक्ड फूड हो चाहे सैलेड हो, वो नहीं डाल के खाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट्स, चॉकलेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इन सब को भी अवॉइड करना चाहिए कि ये हमारी डाइट में ना हो। अब आता है फिटनेस। फिटनेस क्या होता है? फिटनेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली फिट एंड हेल्दी। जो अगर कंडीशन फिटनेस में कि फिजिकली फिट होगा कोई और हेल्दी होगा तो वही फिटनेस होती है। अब एडवांटेज क्या होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के? अगर किसी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? एक तो उसकी फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहती है, दूसरा उसकी जो कैलोरीज वो होती हैं बनती हैं वो बर्न हो जाती हैं। उसके अलावा उसको नींद भी अच्छी आती है और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। अब है कि हाउ मच फिज़िकल एक्टिविटी इज़ बेनिफिशियल, कि कैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी मतलब बेनिफिशियल होती है, फ़ायदेमंद होती है। जितनी हम एक्टिविटी करेंगे तो उतने हम हेल्दी रहेंगे और उससे हमारी जो है हमें डिजीज़ेस से बचने का भी मौका मिलेगा। और अब आता है कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अडल्टहुड, यानी कि क्या अडल्टहुड में एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एक्सरसाइज इन रिलेशन टू इलनेस और दूसरा होता है एक्सरसाइज इन रिलेशन टू मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। अगर इलनेस की बात करें तो एक्सरसाइज करने से जो है वो क्या होता है कि रिस्क जो बहुत कम हो जाता है क्रॉनिक इलनेस का। और दूसरा ये होता है ये हमें बचाता है, मदद करता है, जैसे डिप्रेशन, इंसोम्निया, कॉन्स्टिपेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन ओल्ड एज। और दूसरा ये भी है कि हम एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो बॉडी वेट है वो भी कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। और जो बीमारियां ऐसा है कि वो ओल्ड एज में जैसे कुछ आने होती हैं कॉमन सी बीमारियां, वो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो और डिले होके 15 ईयर्स तक भी डिले हो जाती हैं। यानी कि एक्सरसाइज अगर हम अपनी अडल्ट एज में एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और मसल्स भी मदद करता है मसल्स को की स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने में। और फिर अगर बात करें रिलेशन टू मेंटल एक्सरसाइज इन रिलेशन टू मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग की, तो एक्सरसाइज जो करने से जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो उससे ओवरकम होता है। और जो छोटी छोटी सी जो टेंशन, एंगर और ये सैडनेस होती है, ये भी अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्कआउट करें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों से ओवरकम होने का। और इससे जो है मेंटल पीस भी मिलती है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज को डिवाइड करें तो वो तीन क्लासिफिकेशन, अगर एक होती है एरोबिक एक्सरसाइज और एक होती है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज में साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा आते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होता है ऐसी एक्सरसाइज का? तो आपका स्टेमिना बिल्ड होता है, दूसरा आपका वेट भी कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, नींद अच्छी आती है, फिटनेस इंप्रूव होती है। और उसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी वो भी इम्प्रूव होते हैं और कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो एरोबिक एक्सरसाइज से फ़ायदे होते हैं। फिर आता है दूसरी है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसके अंदर आता है वेट लिफ्टिंग, पुशअप्स और इस तरह की चीज़ आती हैं जिसके फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो मसल जो बढ़ाता है मसल स्ट्रेंथ को और बोन मास को, दूसरा हमारे पॉस्चर को भी इम्प्रूव करता है और हमारी जो बॉडी
उसको भी फिम करता है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, उसमें स्ट्रेचिंग आती है, उसके अंदर लूजनिंग अप आता है, बेंडिंग आती है, जैसे योगा भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और उसके बेनिफिट ये होते हैं कि ये मदद करता है जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो हमारी मसल्स हैं, वो पूरी तरीके से उनका मूवमेंट अच्छा रहे, और वो मदद करता है हमारी स्टिफनेस और जो हो जाती है बॉडी में, उसको ये इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो दूर करती है। और योगा इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और योगा का प्रचलन आजकल बहुत है, और योगा के बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। योगा से फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, और ख़ास कर की जो डायबिटिक्स होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है योगा। और वो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत अच्छा होता है योगा। एक टर्म है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज के बाद, तो जो ब्रेन से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स। तो और फिर आता है नेक्स्ट है वेलनेस। वेलनेस क्या होता है? वेलनेस है क्वालिटीज़ ऑफ ए पर्सन, वेलनेस क्या होता है? वेलनेस ये है कि वेलनेस को हम अगर डिफाइन करें तो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी एज द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट एफर्ट्स। यानी आपने अपनी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, यानी कि आपने एक्सरसाइज करी है, आपने योगा किया है, आपने अच्छी डाइट ली है, तो उसका जो एक रिजल्ट होता है तो वो होता है वेलनेस। अब वेलनेस का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करती है, और जो हमारा जो रिस्क होता है डिजीज़ का उसको रिड्यूस करती है, उसको कम करती है, और पॉजिटिविटी भी होती है, ह्यूमन बींग्स में फैलती है। अब है कि क्वालिटीज़ ऑफ ए पर्सन हु इज़ रेटेड हाई ऑन वेलनेस। जो लोग में ज़्यादा वेलनेस होती है वो उनकी क्या क्वालिटी होती है? जैसे है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उनका, और उसके अलावा है कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, मतलब वो जो भी कमिटमेंट करते हैं या उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसका उनको सेंस रहता है। फिर है कंसर्न अबाउट अदर्स, दूसरों के प्रति भी जागरूक रहते हैं, मतलब फ़िक्रमंद रहते हैं। उसके अलावा है फिज़िकली फिट एंड इंटीग्रेटेड हेल्दी लाइफस्टाइल, उनका हेल्दी और फिज़िकली फिट लाइफस्टाइल होता है, और वो किसी भी एडिक्टिव बिहेवियर जैसे कुछ वो होते हैं इसमें वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, और उनमें एक कैपेसिटी होती है कि जो लाइफ के चैलेंजेस है उससे वो अपने आप कोप अप कर जाएं, और उनमें भी एक एबिलिटी होती है कि वो लर्निंग एबिलिटी होती है, सीखने की चाह, और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ये ऐसे कुछ क्वालिटीज़ हैं जो वेलनेस जिनमें हाई रेटेड होती है, ऐसे पर्सन्स की ये क्वालिटी होती हैं। अब है डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। डायमेंशन ऑफ वेलनेस में आता है जैसे फिज़िकल आस्पेक्ट। फिज़िकल आस्पेक्ट मतलब ये कि अगर बात करें सेहत की, तो ऐसे लोग जो वेलनेस वाले होते हैं उनकी कभी थकान जल्दी से नहीं होती डेली एक्टिविटीज़ को लेकर, और वो उनमें एक हेल्दी हैबिट होती है अपने रूटीन चेकअप को लेकर और बैलेंस डाइट को लेकर, और उनमें जो डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स होती हैं जैसे वो अवॉइड करते हैं टोबैको, ड्रग्स, अल्कोहल एट्सेट्रा। उसके अलावा अगर सोशल एस्पेक्ट होता है, सोशल एस्पेक्ट में क्या होता है कि उनका जो सोसाइटी में लोगों से अच्छा तालमेल रहता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। फिर वो है इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट में क्या है कि उनमें एक एबिलिटी होती है अपने आप को भी समझने की और अपने चैलेंजेस से कैसे वो कोप अप करें, ये सब उनमें होती है। दूसरा ये कि जो उनकी जो फीलिंग्स होती हैं जैसे एंगर है, जैसे सैडनेस है, होप है, लव, जॉय, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो उनमें शेयर करने का एक प्रोडक्टिव मैनर में वो शेयर करते हैं। फिर है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में कि उनको नए नए आइडियाज़ आते हैं जिसको वो लोगों से शेयर भी करते हैं, और उनको शेयर करते हैं नए नए आइडियाज़, और उनको बहुत सी इनमें स्किल्स डेवलप होती हैं। फिर है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, यानी कि उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट एबिलिटी उनके अंदर होती है कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें क्वालिटी ऑफ उनके अपने एनवायरनमेंट पे। फिर है ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट। ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट में क्या होता है कि जहाँ भी जैसे वो काम कर रहे हैं, जिस भी जॉब में हैं, वो उसे अच्छे से उसको फुलफ़िल करें और उसको एंजॉय के साथ उसका अपना काम को पूरा करें। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में मतलब ये कि वो पीसफुली और अपनी लाइफ को जिएं। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आता है कि जैसे सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर प्लान्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उनको मैनेज करनी अच्छे से आती हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। फिर है स्ट्रेस एंड कोपिंग विद स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस तो एक ईजी सा वर्ड है कि मतलब फिज़िकली जो भी कोई फिज़िकल, केमिकल
और इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी को या फिर माइंड को किसी तरीके से भी अनरेस्ट बनाते हैं, मतलब उसमें परेशानी, एक तरह का रेस्टलेसनेस रहती है, वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस यानी कि जब स्ट्रेस पॉजिटिव इफेक्ट डालता है तो उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस, और जब वो निगेटिव स्ट्रेस डालता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। अब है कि हाउ कैन स्ट्रेस भी बेनिफिशियल। कभी कभी स्ट्रेस जो है वो फ़ायदेमंद भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट मिला है तो आपको एक स्ट्रेस है कि मुझे इसे कंप्लीट करना है, मुझे इसे अच्छा लिखना है, मुझे इसे बहुत बेटर बना के प्रेजेंट करना है। तो एक ये जो इस तरह का स्ट्रेस होता है, इससे आप अपना जो असाइनमेंट है उसे पॉजिटिवली कंप्लीट कर लेते हो। तो ये पॉजिटिव और एक तरह का बेनिफिशियल होता है स्ट्रेस। और निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है स्ट्रेस का, जब ज़्यादा कोई स्ट्रेस ओवरवेलमिंग हो जाते हैं बहुत, तो फिर हड़बड़ाहट, एक तरह से कहते हैं ना हड़बड़ाहट होना हो, तो उसमें काम बिगड़ जाता है, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब है कि सिर्फ कुछ टेक्निक्स हैं जिसे हम कोप कर मतलब उससे निकल लें कैसे स्ट्रेस से। तो सबसे पहले रिलैक्सेशन, रिलैक्स करें माइंड को, कि बॉडी को, ताकि जो है स्ट्रेस दूर हो। दूसरा, फ्रेंड से और फैमिली से अपनी अगर ऐसी बात है उसको शेयर करें, उससे भी स्ट्रेस दूर होता है। तीसरा, रीडिंग अगर आप करेंगे तो आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा, हार्ट रेट कम होगी। और अगर एक रिसर्च की बात करें तो स्ट्रेस जो है वो 68% रिड्यूस होता है रीडिंग से। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये है कि जैसे प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, इससे भी स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। म्यूज़िक भी एक अच्छा साधन है स्ट्रेस को दूर करने का। आप अपनी पसंद का म्यूज़िक सुन सकते हैं, जैसा भी हो, फास्ट म्यूज़िक है या फिर स्लो म्यूज़िक है, वो भी एक स्ट्रेस को कम करने का अच्छा तरीका है। उसके अलावा है हॉबी यानी कि जिसको जिस हॉबी में इंटरेस्ट है, जैसे किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो अपने ऐसे टाइम पे पेंटिंग करके भी अपने स्ट्रेस को दूर कर सकता है। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जैसे कि एक्सरसाइज करें रेगुलरली, उससे भी स्ट्रेस दूर होता है। हेल्दी खाना खाएं, उससे भी स्ट्रेस दूर होता है। और योगा करें तो पीसफुल एंड कामनेस, मतलब पेशेंस, इस तरह की चीज़ों से भी जो है स्ट्रेस दूर होता है। अब एक लास्ट टॉपिक है कि हाउ डज इट हेल्प व्हेन वन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। अगर कोई अपना खुद से ख्याल रखे तो उससे क्या होता है, तो वो पर्सन जो है वो ज़्यादा हेल्दियर बनता है, मोर प्रोडक्टिव बनता है, और उसको जो है वो बीमारियां भी कम लगती हैं, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा छोटा करने की और समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एक वन शॉट है, टाइम भी कम है। तो प्लीज़ बस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। थैंक यू।